नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। इनकम टैक्स की जानकारी हम ले रहे हैं। अभी 8वें उसके बाद एपिसोड में हमने देखा कि प्रॉपर्टी इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है। वो बताते वक्त मैं एक बात बताना आपको भूल गया। जो भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोन लेते हैं, तो उसके ऊपर जो सूद दिया जाता है उसके लिए अलग सा डिडक्शन प्रॉपर्टी इनकम से मिलता है। तो ये ध्यान में बात आने के बाद जो 8A एपिसोड है उसमें मैंने उसका पूरा जिक्र किया है। अगर आपने 8A एपिसोड देखा नहीं है तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप कृपया वो देखें, तो आपको पता चले कि प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करते वक्त उसके लिए जो भी आपने लोन लिया है उसका देय जो ब्याज है, उसका सूद है, वो आपको कैसे डिडक्शन मिलता है वो आपको पता चल जाएगा। तो वे हम अगले सोर्स ऑफ इनकम पे आते हैं। उसका नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपको धंधा या व्यवसाय उससे जो आय होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, जो उसका हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और इनकम टैक्स कानून के अंदर सेक्शन 28 से 44 तक उसका पूरा प्रावधान है कि ये इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा। आयकर कानून के लिए उसको टैक्स लगाने के लिए आपका ये इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो पहले आप ये समझना जरूरी है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है। धंधा अलग है और जो वृत्ति कहते हैं उसको प्रोफेशन वो अलग है। धंधा आपके जो बिजनेस स्किल है उसके ऊपर चलता है, और जो प्रोफेशन है वो आपका जो इंटेलेक्ट है उसके ऊपर चलता है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है, विशिष्ट क्षेत्र में आपने जो कुशलता प्राप्त की है उसके ऊपर जो आप करते हैं उसको प्रोफेशन कहते हैं। तो इनकम टैक्स कानून के अंदर उसकी जो डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने कहा है कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। यानी जो खरीदी बिक्री है या कोई उत्पादन का आप कर रहे हैं या कोई भी धंधे के स्वरूप में या एडवेंचर के स्वरूप में आप काम करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य पैसा कमाना है, तो ये बिजनेस के अंदर आता है, प्रोफेशन के अंदर नहीं आता। और प्रोफेशन की डेफिनेशन की है, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, इनकम फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन और वोकेशन विच कॉल्स फॉर एन इंटेलेक्चुअल और मैनुअल स्किल, ये उसमें प्रोफेशन में आता है। जैसे कोई आप डॉक्टर है तो उसका जो ज्ञान है मेडिसिन का, सर्जरी का हो, न्यूरोलॉजी का हो, उसका उपयोग करके वो जो भी प्रैक्टिस करके पैसे कमाता है वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आता है। जैसे भी कोई एडवोकेट है, वो लीगल प्रोफेशन कैरी करता है, वो उसी में आ जाता है। और अगर कोई ब्रोकरेज का काम करता है, स्टेट एजेंट है, तो वो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि पर्सनल प्रोफेशन उसका स्किल है, इंटेलेक्चुअल है, उसमें आ जाता है। लेकिन इनकम प्रोफेशन से हो या बिजनेस से हो, उसका कंपटीशन का तरीका एक ही है, और वो दोनों इसी के खाने में आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के। और उसके लिए जो प्रावधान है सेक्शन 28 से 44 तक, वो भी सब एक ही है। जो उसमें से जो बिजनेस के लिए है वो वहाँ लागू हो जाएंगे, जो प्रोफेशन के लिए उसमें उसमें लागू हो जाएंगे। तो सेक्शन 28 में कुछ मोटी मोटी बातें कही है कि किसको बिजनेस कहा जा सकता है और या प्रोफेशन कहा जा सकता है। जो भी इनकम किसको कहेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये कहते हैं कि जो प्रोफेशन या बिजनेस है उससे जो मुनाफा होगा आपको, यानी उस इनकम कमाने के लिए जो भी आप खर्चा करेंगे वो कम करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो रहेगा वो उसके ऊपर टैक्स ये आएगा। इनकम विल बी असेसेबल अंडर इन दिस हेड। दूसरा होगा, अगर आपको कोई मैनेजिंग एजेंसी आपकी टर्मिनेट हो जाती है और उसके लिए जो कंपनी मिल रहा है वो भी इसी में आ जाएगा। और कोई सर्विस करते हैं प्रोफेशनल सर्विस और मेंबर्स के लिए, वो भी इसी में आ जाएगा। कोई आपको इम्पोर्ट इंटरलैंड में मिला है लाइसेंस और वो आप सेल करते हैं,
या कोई कैश असिस्टेंस आपको एक्सपोर्ट की वजह से मिला है, ग्रांट मिलते हैं, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देता है, वो भी इसी में आ जाती है। और कोई रिफंड आ जाता है एक्साइज से या कस्टम से, वो भी इसी में आ जाएगा। और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट जो आता था उसमें ऊपर जो आएगा वो भी इसी में आ जाएगा। और इन अदर परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, वो भी इसी में आ जाता है। और अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन से आपको सैलरी मिलेगी पार्टनर की हैसियत से, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन विल बी ट्रीटेड आल्सो एज ए बिजनेस इनकम। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो इसमें आ जाती है बिजनेस इनकम में। और उसके ऊपर इस हेड की तरफ, इस हेड में जो भी रूल्स दिए हैं उसकी तरफ, उस रूल्स के मुताबिक टैक्स लगाते हैं। जैसे आपके हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको मालूम है, वो कोई दुकानदार है वो बिजनेस करता है, कोई फ्रूट मर्चेंट है, धान का व्यापारी है, ये बिजनेस में आ जाता है। स्टेशनरी जैसे कोई भी जो खरीदी बिक्री करता है आदमी, वो बिजनेस इनकम ही है। खरीदी बिक्री में जो उसमें डिफरेंस वो मिल पाता है वो उसका इनकम हो जाता है, उसमें आ जाता है। और प्रोफेशन के तो डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है, ड्राफ्ट्समैन है, जो भी प्रोफेशन कैरी करते हैं, डिज़ाइनर्स है, आरसीसी कंसल्टेंट्स है, या कोई अगर म्यूजिक परफॉर्मेंस करने वाला है, आर्टिस्ट है, तो उसका भी वो प्रोफेशन है। जो पब्लिकली परफॉर्म करता है, प्लेबैक सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिनेमा आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट है, ड्रामा आर्टिस्ट है, ड्रामा डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, वो भी उसका प्रोफेशन ही है। तो ये सभी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर आ जाते हैं। और ये इनकम, नेट इनकम जो उसमें होता है, या धंधा हो या व्यवसाय हो, उसमें जो नेट इनकम रहेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो नेट इनकम कैसे निकालने का, ये इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान दिया है। बहुत सारे उसमें प्रावधान है कि कौन सा खर्चा उसमें छूट मिलेगी इनकम निकालते वक्त, और कौन सा खर्चा है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स कानून वो एग्री नहीं करता, वो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। ऐसा पूरा प्रावधान, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जिससे इनकम टैक्स आ जाता है, ऐसी कैटेगरी है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्योंकि अगर कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, मैन्युफैक्चरिंग है, समझो कोई कार बनाती है, स्कूटर बनाती है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, या कोई मोबाइल सर्विस देती है, ये सभी कंपनियां, उनका जो इनकम आता है वो तो बिजनेस से आता है। और जो कंपनियों को टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, और जो इंडिविजुअल से आता है उसको टैक्स ऑन फ्रॉम इंडिविजुअल्स कहते हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो एक टोटल जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स कलेक्शन होता है, उसे ऑलमोस्ट 75%, 75% टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से आ जाता है, और 25% इंडिविजुअल्स से आता है, यानी व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म के वजह। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, अभी आजकल कल परसों में आपने सोचा होगा, सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे सेंसेक्स बढ़ गया, 58,000 के पार हो गया सेंसेक्स। तो ये जब स्टॉक्स है कंपनी के, उसके जो शेयर्स है वो ट्रेड होते हैं, यानी कंपनियां नफ़ा अच्छा कमा रही है, उसका ये इंडिकेशन है। तो ये सब कंपनियां हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी इसी हेड के अंदर लगता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के। तो जो भी है कानून में प्रावधान के डिडक्शन के, या कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये सब बातें सोच के किए है। नॉर्मल जो अपना छोटा मोटा व्यापारी करते हैं, या छोटा मोटा उनका प्रोफेशन से इनकम है, तो उनके लिए तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो सीधी बात है कि जो भी अपने कॉमन पार्लेंस में रोज़मर्रा जीवन में कहते हैं इसमें इतना मुनाफा हो गया,
यही ऑलमोस्ट इनकम टैक्स में भी पकड़ा जाता है। लेकिन जो भी ज़्यादा इनकम कमाने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके से इनकम कमाते हैं, अलग अलग तरीके से खर्चा करते हैं इनकम कमाने के लिए, उनके लिए सब डिटेल उसका डिस्कशन इनकम टैक्स में किया है। और कौन सी अमाउंट डिडक्टेबल हुआ, कौन सा खर्चा डिडक्टेबल नहीं है, ये सब बताया गया है। तो इसके भी हम नज़र डालेंगे, उसमें ज़्यादा बारीकी से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स जानने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये भी बात आपको समझना जरूरी है कि क्या होता है। आपको तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा है ना, कोई भी ज्ञान आपको मिले तो वो तो कुछ उसका उपयोग नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऐसे मोटे मोटे तरफ से उसका हम जिक्र करेंगे। तो जो एक्सपेंडिचर ये बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम डिसाइड करने के लिए डिडक्टेबल है, अलाउ किया है कानून ने, वो उसके जो भी हेड्स है वो भी हम कम से कम समझ लेंगे। रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल प्रीमाइसेस। आप जहाँ भी बिजनेस करते हैं वो जगह के लिए आपने अगर रेंट दिया है तो रेंट टैक्सेस उसके आपको डिडक्शन मिलेंगे। अगर आप खुद का प्रीमाइसेस है तो उसका ऊपर जो टैक्स लगता है या इसका रिपेयर्स है, इंश्योरेंस है, वो भी आपको मिल सकता है। दूसरी बात है, बिजनेस के लिए आपकी जो भी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं उसका जो रिपेयर और इंश्योरेंस है वो भी आपको डिडक्शन में मिलेगा। ये जो मशीनरी है, समझो आज आपने एक कोई मशीन खरीदी या बिजनेस के लिए कार खरीदी, तो वो कार का लाइफ समझो पकड़ो कि 10 साल का है। तो 10 साल में अपनी जो जिस साल में आप कार खरीदेंगे तो कार की कीमत तो आपको पूरी इनकम टैक्स में डिडक्शन छूट करके नहीं मिलेगी। अगर वो 10 साल चलने वाली है या 6 साल चलने वाली है तो इस हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन मिलेगा, जिसको हम लोग घसारा कहते हैं। तो उसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में कौन से एसेट पे कितने परसेंट घसारा मिलेगा, यानी फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन मिलता है। व्हीकल है, कोई कार है या स्कूटर है, तो उसके ऊपर 15% मिलता है। कोई गुड्स व्हीकल है, माल ट्रक लॉरी है या टैक्सी है, तो उसके ऊपर 25% मिलता है। ऐसे रेट्स इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब किए, तो इस हिसाब से जो भी डिप्रिसिएशन आएगा वही आपको डिडक्शन करके मिलेगा। यदि तो आपने एक साल में नई कार खरीदी 6 लाख की, तो 6 लाख तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर 15% का डिडक्शन मिल जाएगा। और उसके लिए भी प्रावधान है कि 6 महीने से आगे तक ज़्यादा उसका इस्तेमाल हुआ तो पूरे रेट से, 6 महीने से कम हुआ तो आधे रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा आपको। क्योंकि एक कैपिटल एसेट है, वो पूरे एक साल में खर्च नहीं होती, इसलिए उसका वही प्रावधान है। वो डिप्रिसिएशन अलाउंस कैसा निकालने का, उसके भी बहुत सारे नियम बनाए गए हुए, जिसको भी ज़्यादा जानने की इच्छा है वो उसको पकड़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और उसकी जानकारी आपको एक्ट में मिलेगी। डिप्रिसिएशन कौन से रेट से, क्या रेट से चालू होता है, ये भी आपको एक्ट में पूरा मालूमात पड़ेगा। अगर ऐसा होगा कि बिजनेस में वो एक साल में प्रॉफिट कम हो गया और डिप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो वो जितना प्रॉफिट है उतना डिप्रिसिएशन उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है, उस साल तो टैक्स नहीं लगेगा। और जो भी अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है वो अगले साल के लिए कैरी हो जाता है। तो यहाँ आज रुकेंगे और ये डिडक्शन का जो सिलसिला है अपना, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या क्या कौन कौन से खर्चे के छूट मिलते हैं, वो कल जारी रखेंगे। इस एपिसोड यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। आपके सुझाव क्वेरीज भेजते रहिए। नमस्ते।